हाँ, सत्यपाल मलिक। वो हम डिस्कस करते हैं, पहले मैं लिखवा देता हूँ आपको। आंचल, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द कमिटीज। तो हम कमिटीज डिस्कस कर रहे हैं आपका कि कमिटी से क्या क्या रिकमेंडेशन थी। जस्ट गिव द फर्स्ट हेडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, तो आपकी एक एआरसी जिसको हम कहते हैं, एआरसी की रिपोर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपकी एआरसी आई थी 1966 में। और एक आपकी रिसेंट, बहुत रिसेंट एआरसी भी आई है, वो है आपकी 2006 की एआरसी। और जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है उसके लिए एआरसी बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मतलब गवर्नमेंट को कैसे रूल करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को कैसे, इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव का, प्रशासन। ठीक है, तो प्रशासन कैसे करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिकमेंडेशंस है, देखो जो भी आपका ना टॉपिक होता है, अभी यहाँ पे सीडीएस में आपको टॉपिक आता है पॉलिटी, लेकिन आपका यूपीएससी में टॉपिक होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो जो एआरसी की रिपोर्ट है वो गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ऊपर से आपको आंसर भी लिखने होते हैं। एंड यू आर नो वन टू से टू गवर्नमेंट की ऐसा करो वैसा करो। तो आप किसको कोट करोगे, आप किसी कमिटी को कोट करोगे। तो जो एआरसी होता है कि एआरसी ने ऐसा कहा है, ऐसा होना चाहिए, तो इट विल मेक मोर सेंस। तो आपकी एआरसी की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, और एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है जो हम डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, आर्टिकल नंबर 263 क्या है, आप लोग बताओ। आर्टिकल नंबर 263 क्या है? देखो, जिसने क्लास नहीं लगाई उसका छोड़ दिया कल, जिसने लगाई है वो तो बताओ आर्टिकल 263 क्या है, याद करो। देख के तो कोई भी बता देगा, पेज पलटने की आवाज आती है। हाँ, इंटरस्टेट काउंसिल। तो इंटरस्टेट जो काउंसिल है उसमें क्या होता है, दो स्टेट्स के बीच के मतभेद को ठीक करते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल बनानी चाहिए, वो आपका एआरसी ने कहा था। ठीक है, तो ये है आपका, तो लिखो आप, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ 6-member एआरसी। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ 6-member एआरसी in 1966, in 1966 under the chairmanship of मोरारजी देसाई। क्या खास बात है इन व्यक्ति की? डू वी हैव समथिंग स्पेशल अबाउट मोरारजी देसाई? फर्स्ट नॉन कांग्रेसी पीएम। तो आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वांटेड टू बिकम द पीएम। इसको पीएम नहीं बनने दिया, इसको कमिटीज का मेंबर बना दिया। व्हेन लाल बहादुर शास्त्री पास्ड आउट, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरे को फिर से बनाओ, फिर किसको बना दिया, इंदिरा गांधी को। तब जाके कांग्रेस से अलग हुए थे। एक्चुअल में ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के अंडर आपकी कमीशन बनाई गई थी इन 1966। ठीक है, तो आप लिखो, इट मेड 22 रिकमेंडेशंस। ऑब्वियसली हमें 22 की 22 नहीं पढ़नी है। इट मेड 22 रिकमेंडेशंस नंबर 1, देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। तो आर्टिकल 263 के अंदर पहले लिखा हुआ है कि इंटरस्टेट काउंसिल बनानी चाहिए, लेकिन इंटरस्टेट काउंसिल आज तक कभी बनाई नहीं थी आपकी। तो इन्होंने बोला कि क्या बनाओ, आप इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ, ताकि आपके डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व आउट हो सके। हो गया आपका इंटरस्टेट काउंसिल, हो गया। अब लिखो, नॉन पार्टीशन, NON, नॉन डैश पार्टीशन, PARTISAN, नॉन पार्टीशन एटीट्यूड ऑफ गवर्नर्स। नॉन पार्टीशन एटीट्यूड ऑफ गवर्नर्स। क्या होता है पार्टीशन? नहीं, वो पार्टीशन होता है। ये पार्टी में गलत स्पेलिंग नहीं लिखी है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इफ यू आर थिंकिंग में स्पेलिंग गलत लिखी है तो स्पेलिंग सही है बिल्कुल। ये पार्टी पर्सन, पार्टीशन होता है ना, पार्टी पर्सन। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अब ऑब्वियसली बात है कि आपका गवर्नर कौन भेजेगा स्टेट में, सेंटर भेजेगा।
और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको भेजेगी? अपनी पार्टी वाले किसी बंदे को भेजेगी, ठीक है। और गवर्नर अगर किसी पार्टी के बंदे का हुआ तो भले ही स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट चुनी हो, आइडियोलॉजी किसकी चलेगी? सेंटर की चलेगी आपकी। तो इसी कारण से बोला था कि आपका जो गवर्नर होना चाहिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, ठीक है, वो कोई पार्टी पर्सन नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखिए वो कौन सी सीरीज है बेला चाओ वाली, तो उसमें हाँ, तो उसमें तुम गाना देखोगे तो जो गाना है बेला चाओ उसमें आता है वर्ड पार्टिजानो। तो बेसिकली वो पार्टिजन इसी वर्ड की बात कर रहा है वो। अगला आप लिखो, ट्रांसफरिंग मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स। ट्रांसफरिंग ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स। आपको भी पता है कि ज्यादातर पैसा नहीं मिलता है आपका स्टेट को, और जब तक स्टेट को पैसा नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा? स्टेट काम कर पाएगी? स्टेट के पास सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। एक इलेक्ट्रिसिटी से पैसा कमा सकती है, दूसरा अल्कोहल, दो चीज लग गई पता आपको, पेट्रोल भी हो गया एक आपका, ठीक है। तो जो मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं स्टेट के लिए, आपको एक तो लग गया पता इलेक्ट्रिसिटी, जिसके ऊपर स्टेट की एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। लेकिन मतलब जितना भी आपका स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, उसके ऊपर कौन लगाएगा टैक्स? आपका, ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, स्टेट लगाएगी आपका। लेकिन अगर वो बिजली आपका सेंटर खरीद रहा है तो स्टेट टैक्स लगा सकती है? नहीं लगा सकती। और अगर वो बिजली आपका रेलवे इस्तेमाल कर रही है तो भी नहीं लगा सकती। तो ये एक्सेप्शन है। अगर जो रेलवे की बिजली है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिजली है उसके ऊपर स्टेट को टैक्स नहीं लगा सकती। अगर निम्बस कोई बिजली खरीद रहा है, कोई और कंपनी कोई बिजली खरीद रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? आपका टैक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो कंपनीज होती हैं वो स्टेट को बिजली सस्ती बेचते हैं, लेकिन उनका रेट हर स्टेट में अलग अलग क्यों होता है आपका? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस होते हैं आपके। चंडीगढ़ में कितना है रेट बिजली का? 6 तुमसे खरीदे तुम्हारे लैंड ओनर्स, 2.5 या 3 रुपए है चंडीगढ़ में बिजली। वो जो तुम्हारे लैंड लॉर्ड्स है ना, वो तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। सरकार तो टैक्स मांग ही रही है, वो तुमसे और मांग रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुई। अगर देखा जाए तो जितना मेरे को आइडिया है, जरा महंगी नहीं है। जब मैं था, मैं तो कोई है ही नहीं बिजली का बिल इस टाइम के ऊपर, मैं कैलकुलेट नहीं करता। लेकिन जब था तो आई रिमेंबर कि 2.5 रुपया रेट होता था बिजली का। और ज़रा पुरानी बात नहीं है, कोई 2 साल पहले की आता है, जब मैं किसी पीजी में रहता था और जहाँ पे बिजली भी होती थी। तो 2.5 रुपये, हम तो 7 दिन एसी लगे रखते थे, क्वांटिटी चार्ज भी नहीं करती थी हमसे। वो बाद में लगा पता कि मतलब कुछ लैंड ओनर जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हिमाचल में भी सस्ती है बहुत, क्योंकि हिमाचल में तो बिजली बनती है आपकी। महंगी है पंजाब में बहुत महंगी है आपकी, 7-8 रुपये यूनिट की पड़ जाती है पंजाब में। अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट एक एस्टिमेट है आपका। तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टैक्सेस जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। कुछ यूनिट्स फ्री होती हैं आपकी, कुछ यूनिट्स फ्री होती हैं, जैसे हिमाचल में 125 यूनिट्स फ्री हैं। हालांकि जो नई गवर्नमेंट आई है उसने 300 का बोला हुआ है, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो मेरे घर वाले क्या करते हैं, वैसे तो इंडक्शन यूज करते हैं, लेकिन जब लगता है पता कि यूनिट्स पूरी होने वाली है तो क्या करते हैं, 115-16 पे रोक लेते हैं। वो 125 होने नहीं देते, ठीक है। घर में एसी भी है, एसी को चलाते ही नहीं, क्योंकि उनको 1 रुपये, क्योंकि अगर आपका ना 1 यूनिट भी बिजली और बढ़ गई ना आपकी, तो फिर आपको पूरा बिल भरना पड़ेगा। तो दे स्टॉप एट, मतलब मैंने हर बार देखता हूँ कि वो रुकते हैं, और किसी किसी महीने 100 पे रुक जाते हैं वो। तो क्या बोलते हैं वो, उस जो बिजली काटने वाला आता है उसको बोलते हैं कि तू हमारा बिल काट 124 यूनिट्स का। तो ये जो यूनिट्स है हम अगले महीने में एडजस्ट कर लेंगे, है ना। घर वाले बहुत अलग लेवल के स्मार्ट होते हैं। हाँ, देखो जब प्रॉमिस किया हुआ है तो करो ना पूरा, ना ही बोलते तुम। अभी उनको गुस्सा आ रहा है कि 300 क्यों नहीं हो रखी अभी तक, ठीक है। हाँ, हाँ, वो कह रहे हैं कि अगली, वो अभी अभी जो नई गवर्नमेंट है उसको आए हुए नवंबर में आई बेचारी गवर्नमेंट, है ना। तो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए तो हम इसको गिरा देंगे। मैंने क्यों, क्या हो गया? कहते बिजली नहीं दे रहा फ्री में। पंजाब में कितनी फ्री है यूनिट्स? पंजाब में कितनी फ्री है? पंजाब में 200 है, पंजाब में 200 है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या होनी चाहिए ऐसी चीजें कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, देखो हमारी जो इंडिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कहता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे बेसिक नेसेसिटीज को किसको पूरी करनी है? गवर्नमेंट को। चाहे वो एजुकेशन हो जाए, चाहे वो हेल्थ हो जाए, चाहे वो फूड हो जाए। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, इवन इंटरनेट भी अब बन चुके धीरे धीरे आपकी बेसिक नेसेसिटी, ठीक है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इंटरनेट इज ऑल्सो बेसिक नेसेसिटी। तो
एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट में हम हालांकि हम कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं है, एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने बेसिक नेसेसिटी पूरी करना सरकार का फर्ज है, तो ये तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये इनका फर्ज है, तो करने दो। और अगर नहीं करें तो गालियां भी निकालो, वोट मत दो। ये आपको अवेयर होना चाहिए। और पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि मतलब गवर्नमेंट अगर हमें कोई चीज प्रोवाइड करे तो गवर्नमेंट दे रही है, वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है, आप लोग खुद परचेज कर रहे हो टैक्स पे करके, ठीक है। दे आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग इट, तो दे शुड ओनली बी ऑर्गेनाइज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स, नथिंग एल्स। हम बोलते हैं कि यार मोदी ने दे दिया, मोदी ने कुछ नहीं दिया, मोदी का खुद पैसा नहीं है, तभी तो हर बार इलेक्शन के पैसा जोड़ता है बेचारा वो, और पता नहीं किसके लिए जोड़ता है, परिवार तो कहता है मेरा है नहीं है, ठीक है। बट देखा जाए तो दे शुड, गवर्नमेंट का सिर्फ एक काम है रिसोर्सेज को मैनेज करना, उसके अलावा और कोई काम नहीं है उनके पास, तो उनको वैसे ही रखना चाहिए जैसे वो हैं। दे आर एक्चुअली द सर्वेंट्स, ट्रीट देम लाइक सर्वेंट्स। हालांकि हम होते हैं। किसने बोला भाई साहब? नीति आयोग के, सुनो, नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में हिमाचल इज नंबर 1, इवन आफ्टर बीइंग अ हिली, इवन आफ्टर बीइंग अ हिली स्टेट। तो हिमाचल आपका डेवलपमेंट के पाथ में बहुत है। देखो जब भी कोई इंडेक्स बनता है ना आपका, ओए इतना भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, इतना भी कुछ नहीं बोल दिया है, गाली थोड़ी दी है, ठीक है, और गाली से तो सुन भी लेता, ठीक है। मतलब वेन एवर देयर इज अ इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स प्रिपेयर होता है तो उस इंडेक्स में आपका कोई भी रैंकिंग होती है तो दो कैटेगरी में बनती है आपकी, एक होता है बिग स्टेट्स, एक होता है स्मॉल स्टेट्स, एक बनता है यूटीएस के लिए अलग से। तो यूटीएस में ऑलवेज चंडीगढ़ इज इन टॉप, ऑलवेज। कोई भी इंडेक्स आके मतलब चंडीगढ़ टिक मार दो, चंडीगढ़ टॉप पे होगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली तो हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। और लद्दाख के लक्षण नहीं है वैसे, ठीक है। तो हिमाचल तो वो होता है। स्मॉलर स्टेट्स में आपका हमेशा कौन सा आता है? आपका हिमाचल टॉप पे होता है, ठीक है, या तमिलनाडु होता है, या केरला, ये तीन ही होते हैं आपके। मतलब लिटरेसी हो जाए, कोई भी इंडेक्स हो जाए आपका, तो बेसिकली दीज आर द स्टेट्स। और लार्जर स्टेट्स में आपका गुजरात, हमेशा ही गुजरात या तेलंगाना, ये दो स्टेट्स हर एक इंडेक्स में टॉप पे रहती हैं आपकी। अगर आप कभी नोटिस, अगर आप पढ़ोगे ना कॉन्स्टेंटली करंट अफेयर्स, देन यू विल गेट टू नो। तो हिमाचल इज नॉट अ पुअर स्टेट, हिमाचल के पास बहुत पैसा है, ठीक है। इट जस्ट कि पीपल डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू शो ऑफ देयर मनी। मॉल्स ही नहीं है, कहाँ खर्चा करें, रोड ही नहीं है, गाड़ी कहाँ खरीदे, ठीक है। वो पैसा दिखाने के लिए और खर्चने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका। इफ हाँ, घर भी अच्छा का बनता है, घर भी डर डर के मारे अच्छा नहीं बनाते वो लोग कि कहीं स्लाइड स्लूड हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। तो वो बताते हैं दैट हिमाचल के बाद अभी कुछ टाइम के भी इतना फ्री दे रहे हैं, तो इतना पैसा ही नहीं बचता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मतलब पे भी दे पाए। एंड तो ये गलती किसकी है पहले ये बताओ? कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? ये तो नवंबर में आया है ना, कांग्रेस तो नवंबर में आई है, तो खर्चा किसने किया पिछले 5 सालों में? व्हेनेवर, सबसे खतरनाक बात होती है पॉलिटिक्स इतनी गंदी होती है कि जब इनको पहले पता होता है 1 साल पहले कि हम हारने वाले हैं, अब ये 1 साल में इतने जरा पॉपुलिस्ट पॉलिसी में इतना खर्चा कर देते हैं कि खाता खाली कर देते हैं, ठीक है। और फिर ताकि अगले वाले को दिक्कत होती है, तो अगले वाला तो 2 साल तक सिर्फ गालियां खाता है, क्योंकि जनता को नहीं ना पता है खाता कौन खाली करके गया हुआ है आपका। अभी भी इन्होंने डॉक्टर्स की एनपीए रोक दिया है, वहां से फंड निकालना, पता नहीं क्या करेंगे। अगली आपकी राजा मन्नार कमेटी, ये आपकी 1969 में। तो लिखो, द तमिलनाडु गवर्नमेंट, द तमिलनाडु गवर्नमेंट appointed a 3-member committee, appointed a 3-member committee under the chairmanship of Dr. P.V. Raja Mannar, under the chairmanship of Dr. P.V. Raja Mannar. The committee gave following recommendations. The committee made following recommendations. हालांकि ऐसे आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है आपका रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग, क्या क्या रिकमेंड किया आपका। पहला आप लिखो, इंटर स्टेट काउंसिल शुड बी सेटअप इमीडिएटली।
interstate council should be set up immediately. Second लिखो, finance commission should be made a permanent body. Finance commission should be made a permanent body. तो बताओ कि क्या फाइनेंस कमीशन आपकी परमानेंट बॉडी है अभी कि नहीं है? नहीं है, 5 साल की है। 5 साल का टर्म होता है ना आपका। चेयरमैन कौन है इस टाइम के ऊपर आपका? एनके सिंह। ठीक है, तो एनके सिंह इज द करंट चेयरमैन ऑफ। और ये कौन सी नंबर की कमीशन है? कि 16th। जो अभी वाली फाइनेंस कमीशन है, इट इज 16th फाइनेंस कमीशन। और इसके चेयरमैन कौन है आपके? एनके सिंह। और 15वीं के भी कौन थे आपके? एनके सिंह ही थे। ठीक है, और चलो ठीक है आगे लिखो। अच्छा 14th के कौन थे? 14th के बड़ा फेमस आदमी था। आई हैड गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम एज मोंटेक सिंह आलूवालिया। आई डोंट नो इफ यू हैव नोन, ही इज अ वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला लिखो, प्लानिंग कमीशन शुड बी डिसबैंडेड। प्लानिंग कमीशन शुड बी डिसबैंडेड। देखो आपके देश में जितने भी आइडियाज होते हैं, प्लान्स होते हैं, वो कौन बनाता है आपके देश में? प्लानिंग कमीशन बनाती थी। ठीक है, मोदी जी ने उसको रिप्लेस कर दिया और क्या लेके आ गए? नीति आयोग लेके आ गए। तो आपका 1969 में ही कह दिया था कि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दो। ये किसने कहा था? आपका राजा मन्नार कमेटी ने। क्यों कहा होगा ऐसा? क्यों कहा होगा ऐसा? ऐसा क्या दिक्कत थी प्लानिंग कमीशन में? अगर स्टेट को दिक्कत है इसका मतलब क्या है? कि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो प्लानिंग कमीशन में बेसिकली जो आपका लॉज बनते थे ना, जो भी आपकी पॉलिसी बनती थी, दे वर मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती थी उसके अंदर। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन को आप खत्म कर दो। ठीक है, आप लिखो, प्रेसिडेंट रूल शुड बी टोटली ओमिटेड। सबसे बड़ी दिक्कत ही ये थी उस समय पे। प्रेसिडेंट रूल शुड बी टोटली ओमिटेड, OMITTED। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मोर सब्जेक्ट्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू स्टेट लिस्ट। मोर सब्जेक्ट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू स्टेट लिस्ट। जरा मुद्दे कहाँ पे आपके? यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आपके। तो उन्होंने बोला कि मुद्दे कहाँ पे ट्रांसफर कर दो आप? स्टेट लिस्ट में, ताकि स्टेट ज्यादा काम कर सके आपका। ठीक है, इसका लिखो, रेसिडुअरी पावर शुड बी गिवन टू states. Residuary powers should be given to states. क्या होती है रेसिडुअरी पावर्स? जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं होती है। कौन सी 3 लिस्ट है आपकी? सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो चीजें आपके किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है उसको हम कहते हैं रेसिडुअरी। मतलब कि जो छूट गया, तो जो भी मुद्दा छूट गया उसके ऊपर कौन लॉ बनाता है इंडिया में? सेंटर बनाता है। लेकिन कमिटी ये कह रही थी कि इसके ऊपर कौन बनाएगा? आपका स्टेट। ठीक है, डन यहाँ तक? अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर्ड दिस रिपोर्ट। सुना ही नहीं इसके बारे में, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड दिया था आपका, तो सुना नहीं इसके बारे में। ठीक है, लेकिन इट्स अ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, क्योंकि जो इसने आधार दिए थे ना, कि बाद में बाकी कमिटीज ने भी दिया। जो भी इसने बात कर रखी है रेसिडुअरी पावर्स वगैरह, जो बात ही कमिटीज आएंगी वो भी इसके बारे में बात करेंगी। तो इसने आधार बना दिया। अब अगला लिखो, थर्ड पे लिखना आनंदपुर रेजोल्यूशन, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। अगर बात कर रहे हैं आपका आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की, तो ये कौन सी स्टेट ने रिकमेंड किया होगा? पंजाब ने। ठीक है, तो 1973 में आपका एक रेजोल्यूशन आया था, जो पंजाब की सबसे पॉपुलर पार्टी, जो कि सबसे गंदी पार्टी बन चुकी है, कौन सी? अकाली दल। ठीक है, तो अकाली दल ने रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, ऐसे मजेदार पार्टी है अकाली दल, अगर देखा जाए तो बहुत मौज करवाती है, खासकर कॉलेज पॉलिटिक्स में तो बहुत मौज होती है। आई डोंट नो कि इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट देयर वाज व्हेन 2016 में शायद पंजाब में इलेक्शंस थी आपके, और पंजाब यूनिवर्सिटी की इलेक्शंस थी, एंड दे सेड कि पंजाब यूनिवर्सिटी में खर्च करने के लिए इनके पास 7 करोड़ आया हुआ है। और लिटरली दिखता है कि इनका पैसा है, बस एक फोन करना था कि मेरे पास 5 वोट्स हैं बट बच्चे पिज्जा मांग रहे हैं। दे विल डायरेक्टली ट्रांसफर द मनी विदाउट फर्दर क्वेश्चन आस्क्ड। इन्होंने इतना खर्चा किया, जो पढ़ने वाले हैं उनको नोट्स दिए, जो घूमने वाले उनको घुमा दिया, जो खाने वाले उनको खिला दिया, जो पीने वाले उनको पिला दिया, है ना। तो पंजाब यूनिवर्सिटीज एट दैट लेवल, मतलब
जो अकाली दल की पार्टी है, सबसे ज्यादा मजेदार पार्टी है आपकी, पर इलेक्शन हार गई थी उस साल। डन है यहाँ तक? तो लिखो अकाली दल एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन, इसमें लिखो अकाली दल जो फेमस पार्टी है आपके, अकाली दल एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन which demanded that the center's jurisdiction should be restricted, only to number one defense, number two foreign affairs, comma communication and currency। अब जानने बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि जब डन है यहाँ तक, जब भारत का बंटवारा भी हुआ था तो आपका जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा था कि पूरा बंटवारा मत करो, दो अलग अलग गवर्नमेंट बना लो, पाकिस्तान की अलग गवर्नमेंट, इंडिया की अलग गवर्नमेंट। और जो चार चीजें यहाँ पे मेंशन की गई ना, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, साथ में करेंसी, इनको कॉमन कर लो। पाकिस्तान भी कॉमन कर ले और इंडिया भी कॉमन कर ले। अंग्रेजों ने ये रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन जिन्ना मानने को तैयार नहीं था, तो फिर पूरा ही प्रॉपर बंटवारा हो गया आपको दोनों कंट्रीज का। अदरवाइज बेटर होता कि अलग होता कि बुरा होता ये? मैं दोनों का कंट्रोल सेंटर मतलब एक हो जाता, दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बेसिकली एक हो जाती है। ठीक है, जस्ट इन केस, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि इफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो भी है आपका, अगर कभी बंटते ना, तो फायदा होता नुकसान होता? फायदा होता। क्रिकेट के अलावा कुछ और फायदा नहीं होता। हाँ कोई ग्लैमर नहीं। यहाँ तो फिर भी कम तलवारें चलती है, वहां ज्यादा चलती हैं। ठीक है, हाँ क्या पॉसिबल है ना, धर्म अलग है, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि धर्म अलग है। हाँ जी, वही है ना कि अब देखो बात सिर्फ इतनी सी है ना कि देखो अगर दो धर्म है और दोनों धर्म अगर मोनोथिस्ट हैं, क्या होता है मोनोथिस्ट? एक भगवान को मानने वाले, तो उनमें बहुत डिस्प्यूट होगा। और अगर दोनों धर्म आपके पॉलीथिस्ट हैं, यानी कि मल्टीपल भगवानों को मानने वाले, उनमें कभी डिस्प्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब पाकिस्तान में क्या है और हिंदुओं में और मुस्लिम्स में क्या दिक्कत है आपका? हिंदू मानते हैं आपका पॉलीथिस्ट और मुस्लिम मानते हैं आपका मोनोथिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट खड़ा होता है। हिंदुओं के लिए जो मुस्लिम गॉड है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि व्हेन हम कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता है, उसमें अगर +1 होगा कोई दिक्कत नहीं है हिंदुओं को। ठीक है, जहाँ 33 करोड़ वहाँ एक और सही मान लिया, जीसस अल्लाह जिसको जो नाम बोलना है कोई दिक्कत नहीं, हम मान लिया। लेकिन हाँ, हिंदुओं का ऐसा ही है, जो गौतम बुद्ध कहते हैं अपने हिंदू गॉड से क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, महावीर जैन को हिंदू गॉड बना रखा है कई कल्चर्स में आपका। ठीक है, तो दे आर क्वाइट एक्सेप्टेबल, दे आर वेरी टॉलरेंट। बट जो दूसरी साइड है उसकी फिलोसफी क्या है? देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड, एंड द सेम इज ट्रू फॉर क्रिश्चियनिटी एज वेल, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, सेम इज ट्रू फॉर क्रिश्चियनिटी एज वेल। तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते किसी और गॉड के एक्सिस्टेंस को। और जब भी कोई भी फिलॉसफी, कोई भी सोच, ठीक है, आप सोचो कि अगर आपको मैं 2015 से लेकर 22 तक एक ही सिलेबस पढ़ाऊं सीडीएस के लिए, नॉट अ सिंगल वन ऑफ यू विल क्वालिफाई। अगर हमें 5-6 सालों में सिलेबस का पैटर्न चेंज करना पड़ रहा है, नीड्स अलग अलग करनी पड़ रही है, आई नेवर टॉट दिस टॉपिक्स अर्लियर। यू आर द सेकंड बैच जिसमें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये कभी पढ़ाई नहीं, जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया तो पढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही आपका धर्म के साथ है। कहते हैं कि जो धर्म आपके 2000 BC में, 3000 BC में शुरू हो गए, वो आपके उस धर्म से आगे हो गए जो आपका 600 AD में शुरू हुआ। तो कहते हैं कि मुस्लिम एज अ रिलीजन हैज नॉट ग्रोन एज मच अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। जो एक आपको पता है कि आपके जो हिंदुइज्म के बुक्स हैं, बहुत सारी नई नई आती रहती हैं, अलग अलग इंटरप्रेट करते रहते हैं। इवन गीता में बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन आ गई आपकी नई नई, पीपल आर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। लेकिन जो कुरान है, जो हदीस है, वो आपका 6th सेंचुरी के हिसाब से बनाया गया था और वो वैसा ही चलता आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं जो आपकी टू नेशन थ्योरी थी ना जिन्ना की, इट वाज एक्चुअली अ वैलिड थ्योरी कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज कैनॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। तलवार एक ही है ना, दिक्कत ही है, अगर दोनों तलवार थे फिर शायद रह भी लेते। एक तलवार अभी बनना शुरू हुई है धीरे धीरे, तो लोगों को डर लग रहा है, उसको हिंदू टेररिज्म नाम दे दिया है। दिक्कत यह है कि उस म्यान में दो तलवारें भी रह लेती, क्योंकि दोनों तलवार डरती नहीं दूसरे कटने के लिए। अब एक तलवार है और दूसरा लकड़ी है सिंपल, वो कुछ नहीं करती, उसको जो बोलो वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यही तो सबसे बड़ा चेंज है जो बीजेपी लेके आ रही है आपका, उसने लकड़ी को फिर तलवार बना दिया हुआ है। तो वही है, अभी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं आपका। आप देखो फ्रांस में क्या हो रहा है आपका, ठीक है, वही है। आपको बात हो में जैसे जन्म कहाँ पे हुआ इस्लाम का आपका, सऊदी अरब में और आपका यूएई में। The Muslims of Saudi Arabia and UAE are far more advanced and far more liberal as compared to Muslim all around the world. Indonesia is also a Muslim country, but just look at development that is happening in Indonesia. जो कोर है ना जहाँ पे इस्लाम का वो है, अब उस जगह को देखो और जो बाकी जगहों को देखो आप, ठीक है। वहां पे लड़कियां गाड़ी चला सकती हैं, ठीक है, वहां पे मतलब फ्रीडम मिल चुकी है लोगों को। और जो जहाँ पे जिन लोग जो कन्वर्टेड वाले हैं ना, वो जरा इस्लाम इस्लाम कर रहे हैं, जो ओरिजिनल वाले हैं वो नहीं कर रहे। थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। चलो अगला लिखते हैं हम, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। एक डिबेट करवाएंगे हम बहुत थोड़ा टाइम बाद, शायद एक आध हफ्ते में करवाएंगे, तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। वो होगा आपका रिफ्यूजी क्राइसिस करेगा के रिगार्डिंग, कि रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आपका जवाब ना होगा, ठीक है। और डिबेट में फिर यही होता है कि हम ऑप्शन देते हैं इसको, फॉर अगेंस्ट जो बोलना बोल लो, ठीक है। यूजुअली टॉपिक जो होता है वो वन साइड होता है, ज्यादातर लोग उसी टॉपिक पे बोलते हैं, और जो दूसरा टॉपिक जो अगेंस्ट बोलता है ना उसके, वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं होता वहां पे। तो इफ यू वांट प्राइज देन यू विल हैव टू स्पीक द जो अनऑर्थोडॉक्स चीज बोलनी पड़ेगी आपको। देखो अगला लिखो 1977। 1977 ऑब्वियसली किसने दिया होगा आपको? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दिया होगा 1977 में। इसमें लिखो द वर्ड यूनियन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड फेडरल। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की डिमांड कर दी, ठीक है। द वर्ड यूनियन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड फेडरल। डन। फिर आप लिखो रेसिडुअरी पावर टू स्टेट्स। सेकंड पॉइंट, रेसिडुअरी पावर्स टू स्टेट्स। लिख लिया? फिर अगला लिखो प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी रिपील्ड। प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी रिपील्ड। डन। इक्वल पावर फॉर राज्यसभा एंड लोकसभा। इस समय कौन पावरफुल है आपका? लोकसभा। राज्यसभा जो होता है ना थोड़ा स्टेट को फेवर करती है, क्योंकि लोग कहाँ से आते हैं आपके? स्टेट के असेंबली से आते हैं, तो स्टेट को फेवर करती है राज्यसभा। तो कहते हैं कि राज्यसभा की जो पावर है वो बढ़ा दो एज इक्वल टू लोकसभा। राज्यसभा शुड हैव इक्वल पावर्स विद दैट ऑफ लोकसभा। फिर लिखो ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी एबॉलिश्ड। आपको मैंने क्या कहा था कि क्यों होती है आपके इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज? ताकि आपका सेंटर कंट्रोल कर सके स्टेट को, ठीक है। और वो एजेंट्स किसके होते हैं, किसके बंदे होते हैं? वो सेंटर के बंदे होते हैं, लेकिन बैठे कहाँ होते हैं? स्टेट में। तो इसमें लिखो ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी एबॉलिश्ड। डन। आप लिखो 75% रेवेन्यू टू स्टेट्स। ये ज्यादा डिमांड होगी। कह रहे कि अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो 75 पैसे किसको दो? स्टेट को। अभी कितना मिलता होगा आपके हिसाब से? 25 पैसे। ट्रू, यू आर राइट, ठीक है। 75% शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स। डन। देखो अब ये कमिटीज के आपको सिर्फ एयर्स याद करना है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इनमें से सिर्फ एक ऐसी कमिटी है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। अब बताओ कि अगर आपको संविधान में कुछ चेंज करना है तो वो कौन सी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सी किसकी कमिटी की रिपोर्ट मैटर करेगी? जो सेंटर बनाएगा ना आपका,
तो ये किसने बनाई है आपकी अनंतपुर रेजोल्यूशन, सॉरी एआरसी किसने बनाई है, सेंटर ने। राजा वनार तमिलनाडु गवर्नमेंट, अनंतपुर रेजोल्यूशन पंजाब गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो इसलिए तीनों की तीनों जो डिमांड है वो आपकी रिजेक्ट होगी। लेकिन अब आएंगी आपकी दो कमीशन, जिनमें से एक है आपकी सरकारिया कमीशन और एक है आपकी पुंछी कमीशन, इसके इंपॉर्टेंट है। तो अब अगली हेडिंग दो, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, एक सरकारी और एक पुंछी। इसमें लिखो 1983 से लेकर 1988, वर्ल्ड कप याद कर लो। लिख लिया 1983 टू 88। किसका मतलब क्या है कि 83 में कमिटी बनी और 88 में कमिटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। ठीक है, तो लिखो आर.एस. सरकारिया जो थे, इसका नाम लिखो। चेयरमैन कौन था इस कमेटी का, आर.एस. सरकारिया। आर.एस. सरकारिया लिखो। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। डन, ओके। अब इसका अगर हम क्रक्स देखें तो सेंटर ने बनाई ये, तो किसको फेवर करेगी, आपका सेंटर को। तो इसने, इस कमेटी ने कहा आपकी सरकारिया ने कि a strong center is essential to safeguard, a strong center is essential to safeguard the national unity and integrity. A strong center is essential to safeguard the national unity and integrity. Done. अब लिखो, it made 247 recommendations, but obviously we won't be doing all of them. It made 247 recommendations. लिख लिया। पहला लिखो, परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल। इसने फिर से किसकी बात करी, आपकी इंटरस्टेट काउंसिल की बात करी, क्योंकि अभी तक बनाई नहीं थी इन्होंने। परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल। डन। कौन सा आर्टिकल है आपका इंटरस्टेट काउंसिल का, 263, आप मत भूलना। ठीक है, अगला लिखो, प्रेसिडेंट रूल। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल का, 356। प्रेसिडेंट रूल should be used only in extreme cases। ठीक है, देखो उस समय तक आपका प्रेसिडेंट रूल जो था वो आपका किसी ना किसी स्टेट में हमेशा लगा रहता है। मतलब आपका कोई ऐसी स्टेट इंडिया में होगी ही नहीं एक टाइम के ऊपर कि जब किसी भी एक स्टेट में आपका प्रेसिडेंट रूल नहीं है। आजादी के बाद से जैसे ही आपका स्टेट में बाकी पार्टीज राइज करना शुरू होगी ना, तो सेंटर ने क्या किया कि उसके ऊपर क्या लगाते गए, आपका प्रेसिडेंट रूल। तो एक टाइम के ऊपर इंडिया में किसी न किसी एक स्टेट के ऊपर क्या होगा, आपका प्रेसिडेंट रूल हमेशा ही होगा ही होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि मजे के लिए इस्तेमाल मत करो, तो एक्सट्रीम केसेस में इस्तेमाल करो। ठीक है, सेंटर जरूरी है, लेकिन सेंटर का पर्पस ये नहीं कि वो स्टेट को एक्सप्लॉइट करे। क्या होता है प्रेसिडेंट रूल के अंदर, आपका स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, प्रेसिडेंट स्टेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई एक ऐसी स्टेट है इंडिया में जिसमें लगना चाहिए इस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल, मणिपुर, करंटली मणिपुर। ठीक है, 2-3 महीने पहले पंजाब में भी कह रहे थे। ठीक है, बट फिर पंजाब और खतरनाक हो जाता है आपका। एक कहावत अगर आप पंजाब को कभी बांध नहीं सकते, है ना। ठीक है, अगला लिखो आप, ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेंड। तो बाकी कमेटी से क्या क्या कह रहे थे आपका, इसको खत्म कर दो, और ये कह रहे थे कि इसको और स्ट्रॉन्ग करो। ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेंड। लिखो, रेसिडुअरी पावर्स शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन थी, हालांकि मानी नहीं। कहते हैं कि जो रेसिडुअरी पावर्स है ना, जिसके ऊपर सेंटर कंट्रोल करता है, उसको आप ना कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, ताकि उसके ऊपर दोनों ही लॉज बना सके। ठीक है,
रेसिडुअरी पावर शुड बी प्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। लिख लिया? अब लिखो, सेंटर शुड हैव द पावर, सेंटर शुड हैव द पावर टू डिप्लॉय its armed forces, center should have the power to deploy its armed forces even without the consent of states। मतलब अगर सेंटर में कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो आपका जो सेंटर स्टेट में कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फोर्सेस को लगा सकती है। कौन सी फोर्सेस है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की? पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पीएसएफ, ठीक है, ये सब। आप लिखो, द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आपको मैं लिखवाना क्योंकि कर दिया गवर्नर ने। आप लिखो, गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज इट हैज मेजोरिटी इन असेंबली, एज लॉन्ग एज इट हैज मेजोरिटी इन असेंबली। डन? अगला आप लिखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड 180 आउट ऑफ 247 रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड 180 आउट ऑफ 247 रिकमेंडेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी जो मान ली गई होगी? सोचो आपके हिसाब से। फर्स्ट वाली, इंटर स्टेट काउंसिल जो आपकी एस्टेब्लिश कर दी गई इन द ईयर 1990। 1990 में क्या बना दिया गया? आपका इंटर स्टेट काउंसिल बना दी गई। तो आप लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन द ईयर 1990। लिख लिया? अब अगला लिखो, पुंछी कमीशन। ये लास्ट है आपकी। पुंछी कमीशन, लिख लिया ना? इसमें लिखो 2007। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे लेटेस्ट है आपकी। ये एआरसी की भी बात आई है। एआरसी कब आई थी आपकी? 6 में। तो इसमें तो आपका उससे भी बात आई, सबसे लेटेस्ट है आपकी इंटर रिलेशंस के ऊपर। फिर मोदी जी ने कभी पूछा ही नहीं किसी से कुछ भी। तो लिखो 2007 लिख लिया आपने? लिखो, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट under the chairmanship of, it was constituted by the central government under the chairmanship of Madan Mohan Punchi, under the chairmanship of Madan Mohan Punchi, the former Chief Justice of India. Madan Mohan Punchi, the former Chief Justice of India. It submitted its report in 2010. It submitted its report in 2010 and gave 310 recommendations. And gave 310 recommendation. अब जैसे हमने आपका डिस्कस किया सरकारिया में कि इसमें एक कंक्लूजन क्या था कि सेंटर का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है देश का एक साथ रहने के लिए। तो इसने एक नया वर्ड दिया, इसको हम कहते हैं आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो नीति आयोग को भी डिफाइन करता है। अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि नीति आयोग का मेन पर्पस क्या बनाने का, इसका मतलब क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो आपके देश में डिवीजन ऑफ पावर है, सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग पावर है, इसका मतलब क्या आपके देश में फेडरलिज्म है। अगर आपके देश में पावर डिवाइडेड है, दो गवर्नमेंट है दो लेवल के ऊपर, इट मीन्स कि गवर्नमेंट इज फेडरल, आपके देश में फेडरलिज्म है। लेकिन कोऑपरेटिव क्या है कि जहाँ पे सेंटर और स्टेट एक साथ काम करें। तो मेन डिफरेंस क्या है आपका? मेन डिफरेंस है इसका आपका सरकारिया में
कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसने क्या बोला कि दोनों का बराबर बराबर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हल्का सा स्ट्रॉन्ग किसको होना चाहिए, आपका सेंटर को, क्योंकि मामला किसका है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का है, ठीक है। तो आप लिखो, द कमीशन केम टू द कंक्लूजन दैट cooperative federalism is the key, came to the conclusion that cooperative federalism is the key for sustaining India's unity, integrity, and social and economic development in future. For sustaining India's unity, integrity, and social and economic development in future. लिख लिया? देखिए, its most important recommendations are as follows. Its most important recommendations are as follows. बुक लाए हो अपनी पॉलिटी की? कोई भी दे दो। मार्क कर देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी, मैं आपको ना फोटो भेज दूंगा, ठीक है, लिखने के लिए। बाकी ये चैप्टर आपका जो सेंटर स्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। बुक में जितना आपको लिखवाया है उससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और आई गेस कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 10 कर क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कर लेना, मैं फोटो भेज दूंगा आपको। 2-3 रिकमेंडेशन, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसने बोला था कि आपको जो गवर्नर है ना उसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए 5 साल का, इसने एक ये बात बोली थी। तो इससे क्या होता है, इससे गवर्नर की पावर कम हो रही है कि बढ़ रही है? फिर भी कोई आइडिया? आप जब गवर्नर को फिक्स टेन्योर दे रहे हो, इसका मतलब है कि उसकी पावर बढ़ रही है, ठीक है। गवर्नर थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। गवर्नर को अपने टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कि अगर वो स्टेट की, सेंटर की एक ही बात नहीं मानेगा, इसका मतलब है कि आउटराइटली ही कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। तो गवर्नर को टेन्योर देने का मतलब क्या है, फिक्स टेन्योर देने का मतलब है कि उसको आप स्टेबिलिटी दे रहे हो कि आप अपनी मर्जी से काम कर लो, आपके 5 साल तक आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इसकी यही थी। बाकी 4-5 और हैं जो आपको मैं फोटो भेज दूंगा, आप लोग उसको लिख लेना, ठीक है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद आपका स्टेट स्टेट रिलेशनशिप, और जिनका स्टार्टिंग से चल रहा है, जिसका स्टेट स्टेट इंटरस्टेट रह गया, एक अमेंडमेंट, क्या क्या आपको लिखवाया है मैंने ना, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं करना, लिखवाया है ना आपको, याद करो। एक आपका रह गया इंटरस्टेट रिलेशंस रह गया, पॉलिटिकल पार्टी, एक रह गया इंटरस्टेट, एक रह गया पॉलिटिकल पार्टीज, और एक रह गया अमेंडमेंट्स की क्या कि इमरजेंसी, ठीक है। तो 1, 1 and 1, जस्ट 3, हाँ तो ठीक है। तो ये 3 टॉपिक रह गए जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनका मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा आफ्टर 3 क्लासेस, ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। डन है यहाँ तक? चलो, तो विल स्टार्ट विद हिस्ट्री जस्ट इन 2 मिनट्स, ओके। बुक लाए हो? कल से बुक लेके आना। Student, just join after 2 minutes. We will start with history again.